आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसी पहली सांसद होंगी जो अपने नेता को हराने के लिए पूरे जोर शोर से चुनाव में लगी हुई हैं। अब जब ये बिल्कुल बहरे हो गए हैं, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, तो बहरी सरकार को सुनाने के लिए तो धमाके करने ही पड़ते हैं। केजरीवाल को टारगेट नहीं कर रही होती, आप लोगों के बारे में सोच रही होती तो आप पहले से ये कर रही होती, तब आपने ये क्यों नहीं? अगर ये पार्टी ऐसी है, करप्ट है, कोई काम नहीं कर रही पब्लिक के लिए, तो आप उनकी राज्यसभा सांसद क्यों हैं? ये पार्टी कुछ दो लोगों की जागीर नहीं है, एक या दो लोगों की। तो मेरे भी खून और पसीने की बनी हुई पार्टी है, मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैंने क्या गलत करा? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप उनका नेचर देखेंगे तो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं कि इसने नहीं करने दिया जी, उसने नहीं करने दिया जी, ऐसे नहीं हुआ जी। तो लोगों के अंदर ना वो अब बैठ गया, क्योंकि जहां मैं जा रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मुझे तो लोग पकड़ पकड़ के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने तो कहा था सड़क बना दोगे, देखो जी सड़क नहीं बनी, तुमने तो कहा था लंदन पेरिस बना दोगे, ये जो नालियां ओवरफ्लो कर रही है कौन से लंदन में होती हैं, कौन से पेरिस में होती हैं। जिनसे बात होती है उनके नाम बताएंगी तो उनको दिक्कत होगी? हाँ जी बिल्कुल सर, उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं ना, वो तो सबका करियर खा जाते हैं। अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जी को किसी बात पे गुस्सा आ जाए, सिर्फ फाइलें फेंक देना, चीजें तोड़ देना, चीजें तोड़ देते हैं। हाँ, गुस्सा आ गया तो फिर भाई कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा उस समय भी बहुत आता था। जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो मतलब वो रूह कपाने वाली गुस्सा होती है कि मतलब भाई अब पता नहीं क्या होगा। शीश महल अंदर से वैसा ही है, आपने क्या देखा है शीश महल को अंदर से अगर देखा है तो? वो सर उसका जो मार्बल है ना, और वो अंदर जाओ तो वो ऐसे चमकता है वो घर कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही उसको बहुत गर्व से बताते हैं। अच्छा। देखो ये मैंने पर्दे लगवाए 6 आप लोगों को करोड़। बताते थे? हाँ जी, मेरे को तो बताए, खुद? खुद बताया उन्होंने। 6 लाख का पर्दा लगाया? हाँ 6 करोड़ नहीं का? 6 करोड़ उन्होंने बताया। पूरे घर में जो है वो 5.5-6 करोड़ इस तरीके का उन्होंने बताया था कि 6 करोड़ के पर्दे। तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो ड्राइंग रूम में जो कारपेट लगा हुआ 50 लाख का है, वो खुद ही बड़ी प्राउड फीलिंग के साथ बता रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड। किसने बनाया प्रेशर आप पर? ये सर जितने भी लोग उस समय आए सबने यही बताया कि संजय अरविंद सिंह? हाँ जी, संजय भाई ने मेरी ये बातें बोली कि अरविंद केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं। कि करियर खराब कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज था। विभव कुमार जैसे मामूली गुंडे को आज चीफ एडवाइजर टू पंजाब सीएम बनाया गया है। उसको डीजीपी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, इतने हाई सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा वो क्या भगवंत मान जी को ज्ञान दे रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाना चाहिए। आपने कहा विभव को अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे घोटालों के बारे में पता है, ऐसे कौन से घोटाले? पंजाब में इस वक्त काफी लूट मची हुई है। दिल्ली में राइट्स हुए थे, पूरी दिल्ली बहुत टेंस्ड सिचुएशन थी। अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आपके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, सब कुछ भी है, हमें वहाँ पे राइट एरियाज में जाना चाहिए, हम अपने ऐसे प्रोटेक्टेड घरों में इस वक्त नहीं रह सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे डांट के भगा दिया। तो उन्होंने आपको डांट के भगाया तो क्या बोला, मतलब उन्होंने रीजन क्या दिया कि क्यों नहीं जाना चाहिए? मर जाएंगे घर में बैठ जाके। तो आपने जब बोला कि हमको ऐसी मीटिंग करनी चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर, तब केजरीवाल क्या बोलते थे? इससे वोट नहीं आती, उससे भी वोट नहीं उससे भी वोट नहीं आती। आता? जो बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल अपने लोगों से गाली गलौज करके बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि सब तो मेरी वजह से जीतते हैं, ऐसा है क्या अंदर माहौल? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल गाली गलौज तो है। गाली देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, गंदी वाली? हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो सुनी है। पीछे उनकी एम्बिशन क्या थी शुरुआती दिनों में? No, he has always wanted to be the Prime Minister of India. प्राइम मिनिस्टर? Yes, he's always wanted to be the Prime Minister of India. There's no doubt about it. Everybody who knows him knows this pretty well. तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतेंगे तो आपको उम्मीद है कि महिलाओं को 2100 रुपए मिलेगा? पंजाब में आपने प्रॉमिस किया था 2021 में आप 1000 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। एक तरीके से आप 36,000 हर पंजाबी महिला का खा चुके हैं। इसी तरीके से दिल्ली में बजट में इस साल प्रोविजंस हुए हैं, हर महिला, दिल्ली की महिला को 1000 रुपए हर महीने देंगे। आपने एक फाइल तक नहीं मूव करी, तो फिर आप 1000 रुपए हर महिला का हर महीने खा गए, मतलब 12,000 रुपए आपने लॉस कर दिया हर दिल्ली की महिला को। तीसरा सवाल ये उठता है जो बहुत लेडीज पूछती हैं कि भाई तुम्हारी अभी सरकार तो है, तुम अनाउंस क्यों कर रहे हो, तुमने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा? आपका वोट दिल्ली में है? जी बिल्कुल। आप इस बार केजरीवाल को वोट देंगी, आम आदमी पार्टी को वोट देंगी? जी मैं नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज हम दिल्ली के चुनाव को तो टॉप एंगल से देखेंगे ही। दिल्ली चुनाव जिस एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, उनकी जिंदगी वाकई वैसी ही है जैसी दिखती है, या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने छुपा रखा है। मैं बात अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के डार्क सीक्रेट्स क्या है?
क्या अरविंद केजरीवाल वैसे ही हैं जैसे वो लोगों के बीच हैं? जो वो कहते हैं वाक़ई दिल से कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कितने आम आदमी हैं? और बहुत कुछ आज इस पॉडकास्ट में आपको हम बताएँगे और उसमें हमारी मदद करेंगी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सुशांत कैसी जी। हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा। आप मेरे ख़्याल से भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी पहली सांसद होंगी जो अपने ही नेता को हराने के लिए पूरे ज़ोर-शोर से चुनाव में लगी हुई हैं। तो आप आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और केजरीवाल जी को रोज़ एक्सपोज़ कर रही हैं, उनकी पार्टी को एक्सपोज़ करने का प्रयास करती हैं, ऐसा क्यों? मैं किसी को हराने की राजनीति नहीं कर रही। मैं बदले की भावना की राजनीति नहीं करती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली के हित की राजनीति कर रही हूँ। आज सच्चाई ये है कि आप दिल्ली में कहीं भी निकल जाइए, जो दिल्ली के आज हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि मैंने तो कम से कम पिछले 20 साल में ऐसे हाल नहीं देखे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह-जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, पानी इतना गंदा, बदबूदार, ज़हरीला घरों में टैप्स से आ रहा है, या तो आता ही नहीं है और अगर आता है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि बड़े मूलभूत लोगों की संघर्ष के कारण बन चुके हैं ये सारे इश्यूज़, और इसलिए ये इश्यूज़ उठाना मैं अपना फ़र्ज़ मानती हूँ, क्योंकि मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए काम करूँगी। और मैं उस तरीके की मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं हूँ कि मैं अपने एयर कंडीशन्ड ऑफ़िस में बैठकर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूँ, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, जैसे कि आतिशी मार्लेना जी करती हैं। आई एम नॉट अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लाइक दैट। मैं हमेशा से ज़मीन पे काम करती आई हूँ, हमेशा से फाइटर रही हूँ, और मैं आज वही मुद्दे उठा रही हूँ जो मुझे लगता है कि चुनाव में हमेशा हर राज्य में उठाए जाने चाहिए। उससे पहले जो एक बेसिक प्रश्न लोगों के मन में आएगा कि दिल्ली की सड़कें अरविंद केजरीवाल नहीं सुधार पाए, ये तो वो खुद मान रहे हैं और ये आज नहीं, वो कब खुद मान रहे हैं, 5 साल में नहीं हुआ। नालियाँ जो हैं वो बजा रही हैं, सफाई नहीं है, यमुना साफ़ नहीं हुई, ये सब तो पिछले 5 साल से था। लेकिन आपने ये सब एक्सपोज़ करना तब शुरू हुआ जब आपके साथ एक घटना घटी मुख्यमंत्री आवास में, जो आपने आरोप लगाया, और उसके बाद जब आप अरविंद केजरीवाल से नाराज़ हुईं, पार्टी से नाराज़ हुईं, तब आपने लोगों की आवाज़ उठाना शुरू किया। इसलिए लोगों को लगता है कि आप अगर ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, आप केजरीवाल को टारगेट नहीं कर रही होती, आप लोगों के बारे में सोच रही होती, तो आप पहले से ये कर रही होती। तब आपने ये क्यों नहीं किया? नहीं सर, मैं ये बात नहीं मानती, क्योंकि अगर आप मेरे 9 साल का दिल्ली महिला आयोग का करियर देखें पूरा, और उस टेन्योर को ध्यान से समझें, तो सर मैं महिला आयोग की अध्यक्ष थी। महिलाओं की रक्षा करना, उनकी मदद करना मेरा प्राइमरी काम था, और मुझे लगता है कि वो मैंने अपनी पूरी शिद्दत से निभाया। अगर हम देखें तो दिल्ली महिला आयोग में 8 सालों में हम लोगों ने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी। मुझसे प्रीवियस जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी, तब भी मैं रात भर इंस्पेक्शंस करती थी। स्ट्रीट लाइट्स के इंस्पेक्शंस करती थी, वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। मैं टॉयलेट्स के इंस्पेक्शन करती थी, वो भी दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। और अगर आप मेरा ट्विटर फीड देखें, या अगर मीडिया इंट्रैक्शंस, या दिल्ली महिला आयोग के नोटिसेस निकाल के आप देख लीजिए, जितने नोटिसेस हमने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भेजे, उससे ज़्यादा ही नोटिसेस हमने दिल्ली सरकार को भी भेजे। शेल्टर होम्स में, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, रातों रात चली जाती थी, इंस्पेक्शंस करती थी। अगले दिन पूरे अखबार में फ्रंट पेज न्यूज़ होती थी कि हमने वहाँ पे क्या-क्या घोटाले पाए। तो दिल्ली महिला आयोग और मैं तो हमेशा से इसी स्टाइल से काम करती आई हूँ, बिकॉज़ आई एम एन एक्टिविस्ट। लेकिन फिर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी क्यों नहीं? अगर ये पार्टी ऐसी है, करप्ट है, कोई काम नहीं कर रही पब्लिक के लिए, तो आप उनकी राज्यसभा सांसद क्यों हैं? सर मैंने कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी बुरी है। मैं मेरी पार्टी में पूरी तरीके से विश्वास रखती हूँ। ये पार्टी कुछ 2 लोगों की जागीर नहीं है, 1 या 2 लोगों की। ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है। सर 2006 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी, नौकरी मिली थी, कॉर्पोरेट जॉब मिला था, मैंने छोड़ दिया। तब से लेके ज़मीन पर मैंने काम करा, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके काम करा। पूरी टीम थी हमारी, बस 4-5 लोग ही थे। तब सर ये ग्लैमर नहीं था, देयर वाज़ नो पोजीशन, देयर वाज़ नो पावर, देयर वाज़ नो मनी, ऐसा कुछ नहीं था। वॉलंटियर करा है, 7 साल झुग्गियों में रही हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी ने सर एक किताब लिखी थी, सिर्फ एक ही किताब लिखी है उन्होंने आज तक, उसका नाम है स्वराज। और उस किताब में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को मेंशन करा है कि अगर ये 2 लोग नहीं होते तो मेरी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। एक का नाम है मनीष सिसोदिया और दूसरी है स्वाति मालीवाल। तो मैं तब से काम कर रही हूँ और बहुत संघर्ष से काम कर रही हूँ, तो मेरे भी खून और पसीने की बनी हुई पार्टी है। मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैंने क्या गलत करा? मेरे साथ अगर पिटाई होगी
तो मैं एक महिला हूँ, मैं एक फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, तो मैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट ही तो फाइल करी, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं करा। उसके बाद अगर मैं इश्यूज़ उठा रही हूँ तो मैं तो अपनी पार्टी की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं होगा तो जनता सुधार देगी। भाई मैं यही तो कह रही हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधारेगी सुधारेगी। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? अब जब ये बिल्कुल बहरे हो गए हैं, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, तो बहरी सरकार को सुनाने के लिए तो धमाके करने ही पड़ते हैं। तो आप पब्लिक के पास जाके नहीं करेंगी केजरीवाल को हरा दो? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। मैं तो लोगों की समस्याएं समझ रही हूँ कि भाई क्या समस्याएं हैं। अब मैं जैसे 2 रात पहले देवली विधानसभा में गई। सर मैं वहाँ पे रात में 2 बजे पहुँची, और वहाँ का हाल अगर आप देख लेंगे ना, मतलब आंसू आ जाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा झकझोर के रख दिया उस एक विज़िट ने। 2 बजे से लेके रात के 2 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं वहाँ पे थी। सर लाइनें लगती हैं, महिलाएं पुरुष लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कब हमारे घर में पानी आएगा। पानी की टूटी 700 मीटर 800 मीटर है घर से। उनको खरीदने पड़ते हैं 18 हज़ार के मोटर, तार खरीदने पड़ते हैं और पाइप खरीदने पड़ते हैं। और फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे घरों के बीच में कि पहले मेरी मोटर लगेगी, पहले मेरी मोटर लगेगी, कोई मोटर चोरी करके ले जाता है। और पूरी पूरी रात लोगों को लगकर वो पानी, और वो पानी वो पी नहीं सकते। वो पानी इतना गंदा आता है कि उससे सिर्फ मतलब मजबूरी में इंसान नहा सकता है या कपड़े धो सकता है। पीने का पानी उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है हर दिन 30 रुपये देकर। तो ये आज दिल्ली के हालात हैं। तो मुझे आप बताइए कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, isn't it my duty to talk about it? Isn't it my duty to hold all parties accountable towards this? तो अगर मैं ये आज इशू उठाऊंगी तभी तो एक अकाउंटेबिलिटी सरकार की इन इश्यूज़ के ऊपर बनेगी। मैं संगम विहार गई सर, वहाँ पे इतना बुरा हाल था, मतलब सड़कों पे यहाँ तक पानी, यहाँ तक पानी। हम खुद स्विमिंग करके उस सड़कों से निकले। और जब मैं वहाँ पे पूरा दिन की मेरी विज़िट थी, और उसके 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे सड़कें बननी शुरू हो गई। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं वहाँ जाके लोगों की मदद करूँ। क्या मैं भी विधायक की तरह हो जाऊँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ और मेरी ही पार्टी के विधायकों के एरियाज़ में भी मैं वहाँ जा रही हूँ, और वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमने वोट दी थी और उसके बाद से तुम्हारी पार्टी का विधायक गायब है। तो मेरी पार्टी का अगर विधायक गायब है उस एरिया में और वो वहाँ काम ही नहीं कर रहा, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है? मेरी वहाँ ड्यूटी बनती है कि जाके वहाँ पे मैं समझूं कि क्या समस्या तो है। आप ये जो ग्राउंड पे जा रही हैं, जी आपका असेसमेंट क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हार रहे हैं? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं या आपको क्या हार लग रहे हैं। रहा है? देखिए, लोग ना बहुत नाराज़ हैं। लोगों के अंदर एक बड़ी तीस है, क्योंकि 10 साल में बहुत ज़्यादा वादे हो गए, और बहुत बार लोगों को ऐसा लगने लगा है ना, झूठ हो गया है, बड़ा ड्रामा हो गया है कि। और काफ़ी बार अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप उनका नेचर देखेंगे तो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं कि इसने नहीं करने दिया जी, उसने नहीं करने दिया जी, ऐसे नहीं हुआ जी। तो लोगों के अंदर ना वो अब बैठ गया है। क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मुझे तो लोग पकड़ पकड़ के बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने तो कहा था सड़क बना दोगे, देखो जी सड़क नहीं बनी। तुमने तो कहा था लंदन पेरिस बना दोगे, ये जो नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं कौन से लंदन में होती हैं, कौन से पेरिस में होती हैं। ये पानी नहीं आ रहा तुम्हारे को, हम मुख्यमंत्री को रोज़ सुनते हैं कि मैंने फ्री पानी दे दिया, मैंने फ्री पानी दे दिया, और यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। और पानी आ रहा है तो देखो। अब जैसे द्वारका में मैं गई, द्वारका में सर घरों में से, टैप के अंदर से काला पानी, एब्सोल्युटली ब्लैक वाटर, वो मैंने इकट्ठा भी किया और आतिशी मारलेना जी को मैं देकर भी आई कि भाई देख लो, ये पानी दे रहे हो आप, दिल्ली में पी सकते हो क्या? जो खुद नहीं पी सकते तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हो? सर भलसुआ की झुग्गियों में गई, वहाँ के टैप को खोला, वहाँ पे घरों में गई, और वहाँ पे सर पीला झाग वाला पानी, मतलब इट वॉज लुकिंग लाइक अ ग्लास ऑफ बियर। तो ऐसा पानी आ रहा है जिसको आप पीना तो छोड़ दीजिए, आप छू भी नहीं सकते। तो जब आप ऐसे एरियाज़ में जा रहे हो तो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं इनसे कैसे कम्युनिकेट करूं कि काम करो? तो मैं इनसे ऐसे ही कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे तो सुनते नहीं। आपकी इस घटना के बाद से आम आदमी पार्टी में किसी से बात होती है? सर बात तो होती है, लेकिन वही है कि कोई सामने से आके सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन जिनसे बात होती है उनके नाम बताएंगी तो उनको दिक्कत होगी? हाँ जी, बिल्कुल सर, उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं ना। वो अच्छा। तो सबका करियर खा जाते हैं अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जी को किसी बात पे गुस्सा आ जाए।
तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि पूरी पार्टी साथ है, क्योंकि सबको अरविंद केजरीवाल जी का नेचर पता है। उनको बहुत गुस्सा आता है, और ये जो पावर है, ये जो पैसा है, और बहुत पैसा है, और ये सारा आलीशान सिस्टम जो क्रिएट हो गया है ना, उससे एक घमंड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो जब वो घमंड बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसमें इंसान ये भूल जाता है कि उसने कहाँ से शुरू करा था, किस कारण से शुरू करा था, किन चीज़ों के लिए शुरू करा था, उसका संघर्ष एक्चुअली क्या है, और जो उस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि सबका ही लॉस होता है। आपने कहा अरविंद केजरीवाल को बहुत गुस्सा आता है। हम लोग तो टीवी पे देखते हैं, टीवी पे बहुत शांत और सौम्य से दिखते हैं। असल में इतने गुस्सैल हैं? आपने तो इतने साल 20 साल करीब उनके साथ काम किया है। आपका अनुभव क्या क्या गुस्सा करते, कैसे करते? Sir, I have never come across a more angry man than Mr. Arvind Kejriwal. अरे बाप रे! That's a fact. And I have met a lot of people in my life. So, and I state this with absolute responsibility. It's the fact. जहाँ तक गुस्से का सवाल है उनके, तो आजकल आप उनके बाइट्स देखिए, उनकी आज जो अभी कुछ दिनों से उनकी जो एक्चुअल असलियत, जो गुस्सा है ना, वो आपको टीवी पे भी दिखेगा। आप देखेंगे कि वो उनको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और कभी कोई इंसिडेंट होता है, उसको ठीक से समझकर उसके ऊपर हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, एक थॉट हमारा थोड़ा सा शांति से हम ऑपरेट करें, ऐसा तो होता ही नहीं। अब आप अरविंद केजरीवाल जी का राहुल गांधी जी से जो रिश्ता है, उसी को थोड़ा सा देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि इस आदमी को कितना गुस्सा आता है। क्यों हमने जाकर हरियाणा में चुनाव लड़ा? हमें पता था हमारी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। हम तो 1 साल से यही डिस्कस कर रहे हैं, हर पार्टी मीटिंग में यही डिस्कशन होता था कि ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी हरियाणा में, ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी अच्छा, हरियाणा ये में। केजरीवाल को पता हाँ था? जी, बिल्कुल पता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि पता ना हो ना। ज़मानतें तो ज़ब्त होनी थी हरियाणा में, हमारी कितनी आई, 2000 वोट आई, 3000 वोट आई, तो इनमें तो ज़मानत ज़ब्त होंगी। तो जब हमें पता था कि हमारी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, तो सिर्फ राहुल गांधी जी से खुंदक निकालने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए हम हरियाणा गए। हमने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, एक सीट पे नहीं, तो हमने ये सारी अरविंद सीटों पे केजरीवाल लड़ा। क्या मीटिंग में बोलते थे कि ये राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए हरियाणा हाँ लड़? जी, बिल्कुल। जब अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पे प्यार आता है, तब सब ठीक है। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को, और उसका कोई कारण भी नहीं होता, हमें तो समझ नहीं आता कि क्या कारण है, सडनली गुस्सा आएगा कि राहुल गांधी, इसने ऐसे किया, तो अब हम ऐसे करेंगे। तो ये जो बदले की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, देखिए हरियाणा में हमने जो चुनाव लड़ा, उसकी वजह से कांग्रेस हार गई। तो बदले की जो राजनीति है, बिना किसी विचारधारा की राजनीति है, एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस की राजनीति है। अरे भाई, एक बार निर्णय ले लो ना कि आप कांग्रेस के साथ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो। हरियाणा में जब आपने लड़ा, तब तो आप बड़े शेर बन गए, और अब जब दिल्ली में कांग्रेस लड़ रही है, तो फिर आप रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। कभी आप इंडिया अलायंस के किसी पार्टनर से हाथ जोड़ते हो, कभी किसी पार्टनर से हाथ जोड़ते हो कि इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डलवा दो कि ये ना लड़े। तो क्या ये गुस्सा नहीं दिखा था? और अगर मेरा भी आप पूरा इंसिडेंट देखें और उसको समझें, उनका घर था, उनका ड्राइंग रूम था। मैं उनकी 18 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ, एमपी हूँ, उनके घर के ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। और ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं कोई घुसाई, क्योंकि मतलब ड्राइंग रूम तक कोई घुस के थोड़ी ना जा सकता है, मुख्यमंत्री वहाँ गनमैन है, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं उनके घर में ड्राइंग रूम में शांति से बैठी हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरी पिटाई की गई, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा गया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का क्या रिएक्शन था? वो घर के अंदर ही थे, पूरा परिवार घर में था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने आके मुझे बचाया नहीं। मुझे बाहर उठवा के फिकवा दिया सिक्योरिटी द्वारा। उसके बाद 3 दिन मेरे पे खूब दबाव बनवाया गया कि अगर तुमने कंप्लेंट कर दी, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, इसको तो हम 2 मिनट में निकलवा लेंगे, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं ये है। किसने बनाया प्रेशर आप पर? ये सर, जितने भी लोग उस समय आए, सब ने यही बताया कि संजय अरविंद, सिंह? हाँ जी, संजय भाई ने मेरे को ये बातें बोली कि अरविंद केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं। कि करियर खराब कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज था। और बट वही है कि मैंने उस समय अपने करियर के बारे में सर सोचा नहीं, क्योंकि जब एक महिला की अस्मिता पे आता है ना, तो एक तो वो इशू था, और दूसरी उससे भी बड़ी इशू ये थी कि पूरे 9 साल महिला आयोग में सर एक एक लड़की को ना मैंने बड़ी हिम्मत दी है, और मैंने उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस में, जब मुझे लगता था कि कैसे लड़ेगी, तब भी मैंने उसको बोला है कि तू लड़। तो जब मैंने इतनी लड़कियां, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास कोई
फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जो कोई एमपी नहीं है, उनको जब मैंने इतना उकसाया कि नहीं आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपको सच के लिए खड़ा होना चाहिए, तो जब मेरे ऊपर आता है और मैं फिर ये देखने लग जाऊँ कि जी मेरा करियर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे बोलेगी, मैं केस अकेले कैसे लड़ूंगी, मेरे को पता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ छीन लेंगे मेरा, और वही सब कुछ हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर कैसे चुप रह जाती? तो सर मैंने फ़ाइट करी। लेकिन उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल जी का व्यवहार देखिए, मतलब मैंने सर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया एंड तक। मेरी कंप्लेंट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है। उनके घर में मेरे को पीटा गया, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उन्होंने इतना दबाव भी बनवाया। पर सर जब आप किसी के साथ 18 साल से काम करते हैं और आप इज्जत करते हैं दूसरे इंसान की, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले को ना मतलब फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, एक डिनायल मोड होता है आपका कि नहीं हो सकता है 1% 2% चांस, ही वॉज नॉट इन द रूम, यू नो, मे बी किसी ने कोई साजिश करी, मे बी, यू नो, यू गिव दैट पर्सन दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। आई गेव हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, बट टुडे आई एम 120% कन्विंस्ड कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया है। और उसका कारण है सर, जैसे ही मेरा 164 स्टेटमेंट हो गया, जब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि अच्छा इसने अब मेरा नाम नहीं दिया, उसके बाद सर पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी गई मेरा चरित्र हरण करने के लिए। आतिशी मार्लेना जी, हिज पार्टनर इन क्राइम, उनको उतारा गया और उसके बाद उन्होंने हंस हंस कर जो मेरा चरित्र हरण करा है, अरे देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, अरे देखो इसका तो सर नहीं फूटा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, झूठ, जिसके मन में जो आया उसने वो बोला। फिर विभव कुमार जो कि एक मामूली गुंडा है अरविंद केजरीवाल का, उसको बचाने के लिए सर अभिषेक मनु सिंघवी जी जैसे लॉयर जिनकी करोड़ों में फीस है, उनको इन्वॉल्व करा गया। वो आज विभव कुमार का केस लड़ रहे हैं, एंड अ टीम ऑफ लॉयर्स एंड वेरी वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर्स, वेरी एक्सपेंसिव लॉयर्स आर राइट नाउ प्रोटेक्टिंग विभव। थर्ड थिंग सर, विभव कुमार जैसे मामूली गुंडे को आज चीफ एडवाइज़र टू पंजाब सीएम बनाया गया है, उसको डीजीपी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, इतने हाई सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा वो क्या भगवंत मान जी को ज्ञान दे रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से पीटा जाना चाहिए? ये भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफ़ी नहीं था। उसके बाद उसको अब रिसेंटली Z+ सिक्योरिटी दी गई है। सर पंजाब इज़ अ बॉर्डर स्टेट, 60 to 70 पुलिस ऑफिसर्स हर दिन विभव को राउंड द क्लॉक प्रोटेक्ट करेंगे। 7 कार्स, गवर्नमेंट कार्स, बुलेट प्रूफ कार्स उसके काफिले में चला करेंगी। वो जहाँ जाएगा रूट लगा करेगा, फायर एम्बुलेंस साथ, फायर ब्रिगेड चलेगी, एम्बुलेंस साथ चलेगी। सर ये भी काफ़ी नहीं था। उसके बाद ND गुप्ता जी जो हमारे सबसे वरिष्ठ और बुज़ुर्ग MP हैं, उनसे उनका जो MP की कोठी है जो लुटियन जोन में बड़ी कोठी है, उसको खाली करवाया गया है और उसके अंदर इलीगली विभव कुमार को रहने के लिए जगह दी गई है। तो कोई अपने एक मामूली गुंडे, मैं मानती हूँ वो राजदार है, मैं मानती हूँ कि काफ़ी घोटालों के उसको राज पता है, लेकिन एक ऐसे मामूली गुंडे को जिसको पहले तो आपने बस एक PSC बना रखा था, उसको आप इतना प्रमोशन, इतना प्रोटेक्शन क्यों करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बहुत डर है कि अगर विभव कुमार ने अपना मुंह खोल दिया और उसने इस देश को बता दिया कि हाँ मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने स्वाति की पिटाई की, तो अरविंद केजरीवाल जी का क्या क्या होगा? आपने कहा विभव को अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे घोटालों के बारे में पता है। ऐसे कौन से घोटाले हैं? एक तो शराब घोटाला है जो कि जिसमें की चीज़ें लोगों को पता है, और कौन सा घोटाला किया है उन्होंने? सर पंजाब में इस वक्त काफ़ी लूट मची हुई है। अभी मैं इस डिटेल्स में नहीं जाना चाहती और मैं डेफिनेटली कंप्लेंट फाइल करूँगी और काफ़ी जल्दी करूँगी। मैं मटेरियल कलेक्ट कर रही हूँ और बहुत मतलब हद से ज़्यादा लूट मचा रखी है इन लोगों ने पंजाब में, और पैसा सर फ्लो कर रहा है इनके पास। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, विभव कुमार ने मुझे मारा, जो पुलिस की चार्जशीट है, क्योंकि उनके जूते वो कब्ज़ा करे गए बिकॉज देवर, क्योंकि उसी से मुझे मेरी पिटाई करी गई। मेक ऑफ द शू वाज गुची। तो गुची के जूते एक ऐसे इंसान के पास जिसको चप्पल तो मैंने ही कई बार दिलाई है। तो मतलब ये हाल हो रखे हैं, ताज से कम में ये खाने नहीं खाते, शीश महल से कम में ये जिंदा नहीं रहते, बड़ी बड़ी ग्लॉस्टर गाड़ियाँ हैं,
Z+ सिक्योरिटी एक दिल्ली पुलिस से भी इनको काफ़ी नहीं है, इनको पंजाब की भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए। और हम जब आए थे तो हमने क्या बोला था कि हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इन्होंने ये बोला और हम तो आज तक उसमें से काफ़ी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने तो आज तक सिक्योरिटी नहीं ली, आई डोंट हैव सिक्योरिटी इवन नाउ। एंड अरविंद केजरीवाल जी का तो रंग इतने बदल गए। बताइए, मतलब शीश महल बनाने की क्या ज़रूरत है? आप तो शीश महल के अंदर गई होंगी, जी क्योंकि अरविंद जी का मैंने इंटरव्यूज़ देखा, उन्होंने कहा कि वो कागज़ वगैरह सब फर्जी बना से जा सकते हैं जो PWD के थे वगैरह वगैरह। तो आप तो शीश महल के अंदर गई हैं। जी वो जो बीजेपी ने फुटेज जारी जी किया, जी क्या शीश महल अंदर से वैसा ही है? आपने क्या देखा है शीश महल को अंदर से, अगर देखा है तो? जी, जितना मैंने शीश महल देखा है तो वो तो वैसा ही है। मैंने शीश महल में उनका जो ड्राइंग रूम है वो देखा है, डाइनिंग रूम देखा है, और ये जितने भी कॉमन एरियाज़ हैं और जो बाहर का बाथरूम है वो सब देखा है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ जो। हैं वो 4-4, 8-8 लाख के पर्दे हैं। सर 6 करोड़ के पर्दे हैं, 6 करोड़ के? 6 करोड़ के पर्दे हैं वो सर। कैसे पर्दे हैं? और आपने अरविंद पास से देखा केजरीवाल जी, होगा। हाँ सर, मेरे को तो बिल्कुल नॉर्मल ही लगे फ्रैंकली। और मतलब टेस्ट भी तो एक चीज़ होती है ना, इट इज़ नॉट ओनली मनी, हाँ, यू कैन नॉट बाय गुड टेस्ट, हाँ। इट हैज़ टू। सो मुझे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल मतलब इससे कहीं कम पैसों में आप इससे कहीं अच्छे चीज़ें खरीद सकते हैं। बट एनीवेज, मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही उसको बहुत गर्व से बताते हैं कि अच्छा, देखो ये मैंने पर्दे लगवाए हैं 6 आप लोग को करोड़। बताते हाँ थे जी, मेरे को तो बताएं, खुद खुद बताया उन्होंने कि 6 मेरे से लाख का पर्दा लगाया, हाँ 6 करोड़ नहीं नहीं, का? 6 करोड़ उन्होंने बताया, पूरे घर में जो है वो 5.5-6 करोड़ इस तरीके का उन्होंने बताया था कि 6 करोड़ के पर्दे। सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो ड्राइंग रूम में जो कारपेट लगा हुआ है 50 लाख का है, वो खुद ही बड़ी प्राउड फीलिंग के साथ बता रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड, एंड इन फैक्ट आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड आई वाज लाइक क्यों, मतलब वाई? तो ही इज़ लाइक अरे नहीं नहीं, करना पड़ता है, लोगों में एक मैसेज जाना पड़ता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, एंड वाई शुड वी नॉट हैव गुड थिंग्स इन लाइफ। दैट इज़ द स्टेटमेंट दैट ही यूज्ड। एंड मतलब मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि हम लोग तो उनसे इंस्पायर होकर उस समय, मैं 7 साल मैं झुग्गी में रही हूँ, और हम लोग कितनी बार तो पुलिस से पिटे हैं, कितने हमने आंदोलन करे हैं, और उस समय तो हम मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे बड़े घर और इस तरीके से। एंड मैं अभी सीएजी की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बार भी बना है। तो बार तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई एम रियली हर्ट कि आप जनता के पैसों से आप बार भी बना लेते हो, आप 6 करोड़ के पर्दे लगा लेते हो, आप 10-10 करोड़ के वहाँ पे साजो सामान रखते हो, 15-15 लाख के वहाँ पे कमोड है। और कमोड तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आलीशान घर है सर। 8 गवर्नमेंट हाउसेस को तोड़ के वो घर एक्सटेंड करा गया है, एंड गवर्नमेंट हाउस मीन्स अ ह्यूज स्प्रॉलिंग बंगलो इन इटसेल्फ। तो उसमें वो बाथरूम में भी एसी वेसी लगे हुए हैं? सर मैंने जो बाहर वाला बाथरूम देखा उसमें एसी तो नहीं था, लेकिन वो बहुत आलीशान है, मतलब उसमें बहुत फैंसी गैजेट्स हैं। और वही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अंदर भी होगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखी है, तो अंदर तो जकूज़ी भी है, अच्छा, अंदर तो सोना एंड स्टीम भी है, जिम भी है। तो मैं ये समझती नहीं कि देखिए, अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट फैंसी थिंग्स इन लाइफ, तो आप अपने पैसों से कर लो। जनता के टैक्स का पैसा, एक गरीब से गरीब इंसान अगर 5 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदता है तो उसमें भी 50 पैसे टैक्स देता है। तो उस 50 पैसे को इकट्ठा कर करके तुम अपना शीश महल बनाओगे, और फिर ये जनता के सामने दिखाओगे कि जी मैं आम आदमी हूँ। तो आप आम आदमी तो रहे नहीं, कैसे आप आम आदमी? हाउ कैन यू इवन क्लेम टू बी एन आपको आम याद है आदमी? जब आपने पहली बार ये नया घर बना केजरीवाल जी जी, का और आप गई शीश महल में, वो पहला रिएक्शन क्या था जब उस घर को आपने देखा? टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज शेल शॉक्ड। मतलब मुझे अभी तक याद है कि एक्चुअली क्या होता था कि वो घर ना आधा कवर्ड रहता था, और मैं थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड हूँ। मतलब मैं जब चल रही होती हूँ तो मैं इधर उधर नहीं देखती, कुछ सोचते हुए चलती हूँ, फ़ोन देखते हुए चलती हूँ। फ्रैंकली मैंने उसको कभी नोटिस ही नहीं करा। मुझे पता था कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका घर बन रहा है, बट इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड टू इंक्वायर एज टू वॉट इज़ हैपनिंग, क्या है, कितना बड़ा घर है, कुछ समझ नहीं आया। बट जब मैं एक दिन गई और मैंने देखा कि तो पूरा नक्शा ही बदल गया। वो सर,
उसका जो मार्बल है ना, और वो अंदर जाओ तो वो ऐसे चमकता है वो घर कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। क्योंकि हम लोग एज DCW चीफ, आई हैव बिन टू वेरी सीनियर डिग्निटरीज ऑफिसेज, हाउसेस, यूनियन मिनिस्टर्स के भी हम लोग घरों में गए हैं, कितनी बार अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। मतलब वी हैव बिन टू पीपल्स हाउसेस। मैंने तो सर कभी ऐसा घर नहीं देखा। और वो घर बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वो घर बहुत फ्लैशी है, जो एक सरकारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मुझे लगता है बिल्कुल शोभा नहीं देता। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम इस तरीके के काम करते हैं तो हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क हो जाता है, और इससे जिस तरीके का कलंक हम पे लगता है ना, वो मिट नहीं पाता। आपने कभी उनको कहा नहीं कि बॉस, आपने आम आदमी पार्टी जब बनाई और आपने एक कागज़ लिया था, उसमें लिखा था हम बड़ा घर नहीं लेंगे, तो इतने बड़े घर में आप क्यों रह रहे हो? कभी आपने विरोध किया इसका? सर विरोध तो नहीं, बट हाँ, मैंने इस बारे में बात तो बहुत बार करी है, और मुझे लगता है कि उन्हें वो बातें पसंद नहीं आती। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं 2006 से काम कर रही हूँ, अभी जितने भी लोग आसपास आप देखेंगे इनके, वो सारे काफ़ी नए हैं। तो उनकी तो खैर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कि वापस कुछ बोल दें या कोई सवाल पूछ लें, वो तो हो ही नहीं सकता। एक मेरे अंदर थी वो हिम्मत, क्योंकि मैं तो शुरू से काम करती आई हूँ, और शुरू से मैं आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं किसी के खैरात पे बनी हूँ। मैं 2006 से, जब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब लोग बाहर जा रहे थे, दे वर डूइंग अदर थिंग्स, मतलब दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मैं तो तब से वॉलंटियर कर रही हूँ। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हम लोगों ने मतलब मिलकर ये बहुत बड़ा एक देश में बदलाव लाने की कोशिश करी है। तो ऐसे में मैं तो उनसे बहुत बार तो सवाल क्या पूछे। बोलते थे आपको? तो वो यही मेरे को, उन्होंने बहुत बार यही समझाने की कोशिश करी है, बहुत बार ऐसे ही बोला है, इज जस्ट रिटन मी ऑफ, अरे तुम NGO जैसे लोग, तुम लोगों को नहीं समझ में आता, तुम अभी भी NGO में ही रह गई, जाओ ना झुग्गी में दोबारा से रहने लगो। ऐसे एक बार टॉन्ट भी मारा था। तो बट अब किसी की पर्सनल चॉइसेस पे आप ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते। लेकिन लोगों को एक चीज़ लगती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसे-वैसे का शौक होता या ऐसी लाइफ़ का शौक होता, तो लोग कहते हैं वो तो रेनॉल्ड्स का पेन रखते हैं, वो तो एक नीली वाली शर्ट, चप्पल पहन के चलते हैं, तो उसमें तो बहुत साधारण दिखते हैं। नहीं सर, लोग बदलते हैं, और आज के अरविंद केजरीवाल जी तो रेनॉल्ड्स का पेन नहीं लेते। आज के अरविंद केजरीवाल जी तो महंगी जैकेट्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, और वो उनकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। देखिए, आप अपने पैसों से आपको जो भी करना है, आपको सैलरी मिलती है, आप अपने पैसों से जो करना चाहते हैं करें। यू आर अ फ्री पर्सन इन दिस कंट्री। अगर कोई अमीर है या वो अपने पैसों से कोई अच्छा, मतलब कोई अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है, तो वो कोई क्राइम तो है नहीं। लेकिन सरकार के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से, आप 8 सरकारी घर जो ऑलरेडी जनता के टैक्स के पैसों से बने हुए हैं, जिनके बारे में आप इतना बोलते थे कि ये सरकार के मैं सरकार के पैसे का घर नहीं लूँगा, तो उन घरों को आप तुड़वा देते हैं और फिर एक 50,000 स्क्वायर फीट का आलीशान महल बनाते हैं, जो सच में शीश महल दिखता है। आप अंदर जाइए, वो चमक रहा है, वो ऐसे लाइट मार रहा है कि उसको देख के आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। मेरी भी हो गई थी, और सबकी हो जाती हैं, और सबके मन में सबसे पहले यही थॉट आता है कि गलत घर में तो नहीं घुस गए। तो वो मेरे में भी आया, वो सभी के में आता है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, जो भी फर्स्ट टाइम एंटर करता है वो मतलब उसको एकदम झटका लगता है कि ये तो आम आदमी, ये घर, ये क्या है। आई मीन देयर इज जस्ट टू मच डिस्क्रिपेंसी। बट तो सवाल तो उठेंगे ना सर, और सवाल मेरे हिसाब जो से कई जायज़ बार है। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी के तहत सस्ते कपड़े और सस्ता पेन लेके चलते हैं ताकि बाहर जब निकलें तो लोगों को ये लगे कि ये आम आदमी है। क्या वो ऐसी रणनीति बना के करते हैं या ऐसे ही ये हैं? मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं जब से उन्हें जानती हूँ 2006 से लेके, स्पेशली जब तक सरकार नहीं बनी थी, तब वो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे जैसे आपने बताया। वो उसी तरीके के कपड़े पहनते थे, फेडेड पैंट्स एंड रेनॉल्ड का पेन, और वो सब था। बट ओवर द इयर्स, जब से वो सरकार में आए हैं, तो सरकार में आके जब पावर आती है ना, आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन हैंडल पावर। पावर आती है और पैसा जो फ्लो करा, उससे जो बदलाव आए हैं, मैं तो उन बदलाव को देख के हैरान हूँ। क्योंकि और वो मेरे मन में भी बहुत बार सवाल उठता है जो मैं सोचती हूँ, बट आई डोंट हैव एन आंसर टू इट। आपकी चूँकि जर्नी है अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 में परिवर्तन एनजीओ से लेकर जी और अभी सरकार का हिस्सा रहने तक, आपने जो मेजर चेंजेस महसूस किए वो अरविंद केजरीवाल में कब से आने लगे और वो कौन से चेंजेस थे आपको देख के जब लगा कि यार ये आदमी तो बदलना शुरू हो गया है? सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि पंजाब सरकार, जब हम जीतने वाले थे ना, जब जब हम पंजाब में गवर्नमेंट हमने फॉर्म करी है,
उसके अराउंड से बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे वो ये शीश महल, अरविंद केजरीवाल जी का एटीट्यूड बहुत घमंड से भर गया। मतलब हम जब भी कुछ भी बात करो, बड़ा गुस्सा, बड़ा घमंड, मतलब कि ये कौन होता है, वो कौन होता है, मतलब उस तरीके का जो एक घमंड हो जाता है वो बहुत दिखने लग गया। मतलब था तो पहले भी, ऑब्जर्व तो मैं करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल में था। लेकिन आफ्टर द पंजाब गवर्नमेंट, अराउंड द पंजाब गवर्नमेंट was formed, I जैसे कोई think इंसिडेंट याद है आपको जिसने आपको शॉक दिया हो कि आदमी ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं? दिल्ली में राइट्स हुए थे। पूरी दिल्ली बहुत टेंस्ड सिचुएशन थी, कुछ हिस्से जल रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, और मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गई और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बोला कि बहुत बुरा हाल है, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन वो राजघाट गए थे और आधा घंटा वहाँ पे कुछ लोगों के साथ, अपने टीम के साथ बैठे और आंखें मौन बंद करके मौन धारण करा, और आधे घंटे में उठकर वापस घर आ गए। तो मैं उनसे मिलने गई, मैंने कहा ये काफ़ी नहीं है, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। मैंने उन्हें बोला कि भाई हम तो महात्मा गांधी को के अनुयायी हैं, तो महात्मा गांधी जी तो जब जब इस देश में राइट्स हुए वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने कहा पहली गोली मैं खाऊंगा, बट राइट्स नहीं होने दूंगा। तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई आपके पास Z+ सिक्योरिटी भी है, सब कुछ भी है, हमें वहाँ पे राइट एरियाज़ में जाना चाहिए और हमें लोगों से अपील करनी चाहिए, मिलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हम अपने ऐसे प्रोटेक्टेड घरों में इस वक्त नहीं रह सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे डांट के भगा दिया और मुझे काफ़ी दुख हुआ, और मैं फिर अकेले गई। पूरी गवर्नमेंट में से मैं सिर्फ अकेली थी जो राइट्स तक के एरियाज़ तक गई और वहाँ पे जाके लोगों से मिली भी, उनका जो भी मैं दुख बांट पाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। DCP के ऑफिस में बैठी काफ़ी देर, कंट्रोल रूम में सारा समझने की मैंने कोशिश करी, और मैंने ये विज़िट्स काफ़ी टाइम तक मैंने ये करे। तो मेरे को ये लगता है कि इस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी मैं हमेशा मानती हूँ कि वो सेम होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हमें इतना डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर है? आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आप चलो तो सही, देखो तो सही, आप वहाँ खड़े होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों में हो सकता है एक ये मैसेज हो कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, आपस में क्यों दंगे तो करेंगे? उन्होंने आपको डांट के भगाया तो क्या बोला, मतलब उन्होंने रीजन क्या दिया कि क्यों नहीं जाना चाहिए? मर जाएंगे घर में बैठ जाके, और क्या बोलेंगे? तो मैं तो फिर भी गई, आई स्टिल वेंट, इट्स ऑन रिकॉर्ड। हम लोगों ने वहाँ पे गए, हम लोगों ने FIRs भी रजिस्टर करवाई जिनके साथ केजरीवाल को गलत हुआ डर था था। कि जाएंगे तो मर जाएंगे, हाँ बिल्कुल। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं लगा, अगर फ़र्क पड़ता तो वो क्या आधे घंटे का राजघाट पे बैठ के एक सिर्फ एक वो नाटकी हो जाता है ना कि आप, इट्स टू सिंबॉलिक टू बी इवन कॉल्ड सिंबॉलिक। तो वहाँ पे बैठकर आपने आधा घंटा बैठे, आपने एक मौन धारण करा, फिर आप वापस आ गए, उससे कैसे राइट्स रुक जाएंगे उस मौन से? आई मीन इवन गांधी जी इन हिज पोजिशन वुड नॉट हैव डन दैट। गांधी जी, इफ ही हैड टू डू समथिंग लाइक दैट, वुड हैव गॉन टू द एरिया वेयर द राइट्स आर हैपनिंग एंड ही वुड हैव डन इट देयर। सो इस तरीके से बहुत चीज़ें हुई हैं। एंड ऑल्सो वन मेजर थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ever since he became the first, after the first chief minister he worked, when he became the chief minister for the first time, but after that सेकंड चीफ मिनिस्टर जब बने, थर्ड बार जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उनके अंदर एक ये फीलिंग आ गई कि लोगों के काम कराने से ना वोट नहीं आती। तो आप उनके पास कितना भी इम्पोर्टेंट आइडिया लेके चले जाओ, कितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल लेके चले जाओ, अरे इससे वोट नहीं आती, अरे इससे वोट नहीं आती। अभी आपने देखा होगा, एक उन्होंने पॉडकास्ट करा एक पॉडकास्टर के साथ, और उसमें उन्होंने ये बोला कि वो दिल से मानते हैं कि यमुना के लिक को साफ करने से वोट नहीं आएंगी। वो इसलिए बोले क्योंकि वो चीज़ हमें बोलते ही आ रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर फीलिंग आई है ना, मुझे लगता है कि इसने बहुत कुछ बदल दिया, क्योंकि उन्हें सच में ऐसा लगता है कि झूठ बोल दो, ड्रामा कर दो, ब्लेम गेम कर दो, जस्ट थिंक ऑफ सम नाइस इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड विन दैट डे। बट व्हेन यू विन दैट डे, you actually end up losing in the life.
in overall life. So I have a feeling that has also changed a lot in तो him. ये जब अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि ठीक है मैं मान रहा हूँ कि यमुना मुझसे साफ नहीं हो पाई, तो उसकी वजह ये नहीं है कि कोविड आ गया या ईडी के केसेस हो गए या शराब घोटाले के केसेस हो गए, वो जेल चले गए। इसकी वजह ये आप ये कह रही हैं कि उनको ये लगता ही नहीं है कि यमुना को साफ करने से वोट मिलेगा, इसलिए वो यमुना साफ करना चाहते ही नहीं है। सर, कई 100 करोड़ का हम शीश महल बना लेते हैं कोविड में, तो क्या हम यमुना साफ नहीं कर सकते? और यमुना के साफ करने में, और ये दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट है, 7,000 crores हैव बीन स्पेंट इन द पास्ट 10 years। वो कहाँ चले गए? और ये कहते हैं मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मेरे पास प्लान है। अरे प्लान तो किसी के पास भी हो सकता है। 10 साल से तुम बस प्लान लेके बैठे हो। 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत है, अभी सिर्फ 35 हैं, उनमें से 22 स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते। मुझे ये बता दें कि यमुना की सफाई को लेके इन्होंने 10 साल में कितनी मीटिंग्स करी हैं? एयर पोल्यूशन को लेके, वो जो एंड के जो जब एयर पोल्यूशन सर पे फूट पड़ता है, उससे पहले पूरे साल में इन्होंने कितनी मीटिंग्स करी हैं? वो छोड़ दीजिए सर, विमेन सेफ्टी पे मैं तो DCW चीफ रही हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ कि विमेन सेफ्टी पे जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, एंड हार्डली कुछ हुई हैं, वो भी तब जब बिल्कुल मेरा सर पे बहुत प्रेशर था कि भाई अब तो करनी ही पड़ेगी, तो मीटिंग्स हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक 10 साल में विमेन सेफ्टी पे एक भी मीटिंग खुद से इनिशिएट नहीं करी है, और करी ही नहीं है। सर मैं उनको बोलती थी, जैसे जब निर्भया का गैंगरेप हुआ, हम सब सड़कों पे थे, मैंने लाठियाँ खाई हैं, और बार बार ये कहा जाता था अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कि शीला दीक्षित जी जैसी कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें। और जब हम मुख्यमंत्री बने तब हमने क्या करा? सर मैं इनके पास एक जाकर बहुत बार मैंने इनको एक बात बोली कि हर महीने पुलिस कमिश्नर को आप बुला लिया करो, और अपने सारे MLAs को बुलाओ, एंड DCW चीफ को बुलाओ। Let us at least have a conversation. I understand that police comes under the center. We are the state. बट ये कोई इंडिया और पाकिस्तान थोड़ी ना है। वी कैन ऑल सिट डाउन टुगेदर, एंड आई एक्सप्लेन टू हिम कि हम तो हर बार मीटिंग्स करते हैं। एज दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन वी हैव इशूड अ लॉट ऑफ नोटिसेस टू द दिल्ली पुलिस, बट वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद देम। सर 2,500 रेस्क्यू ऑपरेशंस लीड करें DCW ने, तो दिल्ली पुलिस ने साथ दिया, उनके साथ जाकर हम लोगों ने लीड करके हज़ारों लड़कियां, लाखों लड़कियां बचाई हैं। तो अगर आप काम करना चाहो, तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप काम कर सकते हो। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन सर क्या है? इट इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी। क्या पावर्स है दिल्ली महिला आयोग की? लेकिन जब हमने काम करना शुरू करा, आज दिल्ली महिला आयोग का लोहा पूरा देश मानता है। इंटरनेशनली वी वर नोन। कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि एक छोटी सी बॉडी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, नाम भी नहीं पता था किसी को कि ये कुछ होता है। एंड इट बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट वी वर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज रनिंग पैरेलली टू एवरीबडी in the state of Delhi, and we were able to deliver effectively, क्योंकि हम सर राजनीति नहीं कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। तो आपने जब बोला कि हमको ऐसी मीटिंग करनी चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर, तब केजरीवाल क्या बोलते थे? इससे वोट नहीं आती, उससे भी वोट नहीं उससे भी वोट नहीं आती। तो उनको ये लगता है, वो ये दिल से मानते हैं कि काम करने से वोट नहीं आता। पर आता। अभी तो वो चुनाव में अमित शाह को बहुत टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसको सुन के तो लगता है वो विमेन सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। सर अगर विमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी देते तो जब मेरे को उनके घर में इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, तो उसके बाद क्या वो विभव कुमार को बचाते? अगर वो विमेन सेफ्टी को एक्चुअली में प्रायोरिटी देते, तो क्या वो दिल्ली के साथ साथ पंजाब की विमेन सेफ्टी के बारे में बात नहीं करते? क्योंकि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी ख़राब है। और अगर वो रियली में विमेन सेफ्टी की बात करते, तो सर 10 साल में क्यों नहीं? कितनी बार 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नाम मुंह से आपने विमेन सेफ्टी के इश्यूज सुने? एक ही लड़की लड़ रही थी विमेन सेफ्टी के ऊपर, तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार में, और वो है स्वाति मालीवाल। और मैं मानती हूँ कि विमेन सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, एंड मैं हमेशा से, मेरा एक ही स्टैंड रहा है जो आज भी है, कि दिल्ली सरकार और देश की सरकार, केंद्र सरकार को, दोनों को मिलके दिल्ली को सुरक्षित बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, इट इज़ अबाउट द एंटायर कंट्री। The central government and all state governments, they have to come together and they have to work on this issue. नहीं तो जब तक महिलाएं सुरक्षित ही नहीं होंगी, और आप देखिए हालात तो ये हो रखे हैं कि बताइए एक MP को ही पीट दिया जाता है और उसके बाद उसके साथ इतना अत्याचार किया जाता है, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चलिए, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है, यमुना की सफाई मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं। एक में वो कहते हैं मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, एक में वो कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ।
केजरीवाल हिंदुओं को लेकर उनका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई 18,000 हम जो है वो देंगे पंडितों को भी। क्या वो वाक़ई दिल से हिंदू हैं और नास्तिक हैं या हनुमान भक्त हैं? आपने क्या महसूस किया पास से? महसूस करने की बात ही नहीं है सर, वो तो खुल के मतलब जो उनके क्लोज़ लोग हैं, उनसे तो वो खुल के ही बात करते हैं और क्या वो बोलते हैं? पूरी तरीके से नास्तिक हैं। वो 101% नास्तिक हैं और वो बात मानते हैं और वो ये कहते हैं कि मतलब उसका उनका एक अपना आर्ग्यूमेंट है एंड इसके ऊपर क्योंकि मैं भी विपश्यना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अ, पूजा करते हैं, तो काफ़ी बार इस तरीके के स्पिरिचुअल रिलीजियस डिस्कशंस उनके साथ हुए हैं। तो वो मानते हैं कि वो नास्तिक हैं और ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि वो खुद ही कह रहे हैं कि नास्तिक हैं। इट्स नॉट एज इफ दैट आई एम कुकिंग अप अ स्टोरी। बट हाँ, ज़रूर चुनाव जब आते हैं तो फिर वो हिंदू बनते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो रात भर 250 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और फिर उसी उसी क्रम में वो किसी स्टेज से रामायण का गलत उच्चारण कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो 250 बार हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, क्या वो रामायण नहीं जानता होगा? ये कौन-सी रामायण है? ये आतिशी मारलेना जी इनको सिखाती हैं, वैसी रामायण है? ये किस प्रकार की रामायण है? तो देखिए, आप नास्तिक हैं, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। भई लेकिन जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को हर्ट करने का तो आपको किसी तरीके से राइट नहीं है ना। आपने कभी उनको ये नहीं बोला कि बॉस आप तो कहते मतलब जैसे आदमी सामने बैठ के बात करता है, तो आप बोला नहीं कि आप तो बोलते हो नास्तिक हो और फिर जाते हो हनुमान मंदिर चुनाव के बाद? वो स्ट्रैटेजी थी। सर वो उनकी स्ट्रैटेजी है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, काम से रिलेटेड लोगों से बात करती हूँ, वो मेरी नेचर रही है। तो मेरा जहाँ काम फँस रहा होता है, तो मेरे दिमाग में वो बिल्कुल बैठा होता है कि आज मैं इस इंसान के सामने बैठी हूँ, मुझे आज इससे ये फ़ाइल साइन करानी है, इस फ़ाइल को मैं साइन करा लूँगी तो वहाँ पे लाखों लड़कियों की मदद हो जाएगी। तो मैं उस तरीके से सर ऑपरेट करती हूँ। बाकी हाँ, डेफ़िनेटली इन कैज़ुअल डिस्कशंस जो आप बोल रहे हैं, ये बहुत बार हुई हैं बातें। बट उनका एटीट्यूड बहुत अलग है, मतलब जैसे अगर किसी और से कोई बात करी जाए तो हो सकता है वो सुन ले, हो सकता है वो, बट अरविंद केजरीवाल जी फिर वही करते हैं जो वो डिसाइड करते हैं बहुत कि स्ट्रांग हेडेड है। या ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। इफ ही डिसाइड्स समथिंग, इट इज़ दैट्स इट। इफ ही डिसाइड्स दैट अब मुझे इस इंसान को ख़त्म करना है, तो वो अपनी पूरी जान लगा देंगे उस इंसान को ख़त्म करने के लिए। व्हाटएवर ही डिसाइड्स, ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू अचीव इट। तो जो बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल अपने लोगों से गाली-गलौज करके बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि सब तो मेरी वजह से जीतते हैं। ऐसा है क्या अंदर माहौल? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। गाली-गलौच तो है, गाली बिल्कुल। देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गंदी वाली? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने तो सुनी है। जी। विधायक कोई भी सबको? हाँ जी, मैंने तो बहुत लोगों को इस तरीके से ज़लील होते हुए देखा है और सुना है। जी, ऐसा होता बिना है। नाम लिए कोई घटना बता सकती हैं आप अगर आपको लगे? सर बहुत बार हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ऐसे फाइलें फेंक देना, चीज़ें तोड़ देना, गुस्सा, चीज़ें तोड़ हाँ, देते हैं? हाँ, गुस्सा आ गया तो फिर भई कोई नहीं बचा सकता। और गाली-गलौच होना मतलब इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड एज़ ही इज़ गेटिंग एंग्रियर, इट इज़ इंक्रीज़िंग ओनली। और अगर आप ये आजकल आप उनका देखिए ना पर्सोना ऑन टीवी एंड ऑल, मैं तो टीवी पे देख के बता सकती हूँ कि उनको आजकल इतना गुस्सा आ रखा है कि पता नहीं क्या-क्या टूट रहा होगा और किस-किस को गालियाँ पड़ रही होंगी। बहुत, बहुत गुस्से तो वाले फिर तो आदमी हैं। उनसे मीटिंग करने जाने में लोगों को डर लगता होगा फिर अगर ऐसा है तो? सर मैं तो बिल्कुल बहुत जब जब ज़रूरत पड़ती थी भई मैं तो तभी जाती थी। हुँ। और उसमें भी मेरे को यही लगता है क्योंकि पहले अलग था। जैसे हम 2006 से 2011 तक जब आंदोलन था, हम सब बहुत क्लोज़ टीम में काम करते थे। और तब क्योंकि हमारी ज़रूरत भी बहुत थी कि भई अगर ये भी भाग जाएगी तो फिर बचेगा कौन? 3-4 तो लोग हैं। तो बहुत अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट रहता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा उस समय भी बहुत आता था। मतलब जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो मतलब वो रूह कँपाने वाली गुस्सा होती है कि मतलब भई अब पता नहीं क्या होगा। तो उस तरीके का उनको, लेकिन अब तो बहुत बढ़ गया है, मतलब अब तो इट इज़ ही आई थिंक ही शुड टेक सम हेल्प फॉर इट। इतना बढ़ गया कि उनको मदद की ज़रूरत है? आई थिंक सो, आई थिंक एंड इट्स नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं और अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। सो व्हाई नॉट सीक थेरेपी, व्हाई नॉट सीक हेल्प? पर वो तो कहते हैं वो भी विपश्यना के लिए जाते हैं। सर विपश्यना के लिए जाते हैं। विपश्यना इज़ अ वेरी
very pure technique. It's a meditation technique. I have also done around 20 courses. 10-10 दिन उसमें चुप रहना पड़ता है और अंदर झांकना पड़ता है और मतलब बहुत मुश्किल टेक्निक है एंड बट इट्स सिर्फ कोर्स कर लेना काफ़ी नहीं होता, आपको उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ता है. अगर आप सुबह और शाम रोज़ मेडिटेशन नहीं कर रहे तो फिर आप विपश्यना नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हैं. एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें प्रशांत भूषण जो है वो ये कह रहे थे कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसको बीजेपी और आरएसएस की बैकिंग थी और ये बात अरविंद केजरीवाल को पता थी. आप चूंकि उस आंदोलन का हिस्सा रही हैं, आपको ऐसा लगा कि बीजेपी आरएसएस की बैकिंग थी अन्ना आंदोलन को और केजरीवाल को ये पता था? सर मैं ऐसा मानती हूँ कि आंदोलन में मतलब सब थे, हर तरीके के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे और कुछ मीटिंग्स होती थी, लेकिन ये कह देना कि वो पूरी तरीके से वहाँ से बैकिंग थी तो मैं तो उसको नहीं इतना ठीक मानती. और मुझे लगता है कि उस वक्त हम बस और बस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे. हाँ, ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जी के हमेशा से पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, वो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे और वो चीज़ बहुत बार वो टीम के साथ डिस्कस भी करते थे कि भाई मुझे बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है. अन्ना तो आंदोलन के पहले? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल. ही वांटेड टू बी. पर वो उस वक्त तो कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, सर वो तो कैमरे के सामने. हाँ, वो कैमरे के सामने. पीछे उनकी एम्बिशन क्या थी शुरुआती दिनों में? No, he has always wanted to be the Prime Minister of India. प्राइम मिनिस्टर? Yes, he's always wanted to be the Prime Minister of India. There's no doubt about it. Everybody who knows him knows this pretty well. So point ये है कि वो हमेशा से बनना चाहते थे एंड तो पॉलिटिकल एम्बिशंस तो थे, बट कोई और पार्टी उस मूवमेंट को फुल्ली रन कर रही थी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं था. देयर वाज अ कोर कमिटी एंड कोर कमिटी में मैं भी थी. आई वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कोर कमिटी और बहुत लोग थे एंड ये थोड़ा दुख की बात है कि आज सब बिखरे हुए हैं, सब टूटे हुए हैं. मुझे लगता है अगर वो लोग आज भी सब एक साथ होकर ये मूवमेंट, ये पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे होते तो शायद आज इसकी रूपरेखा अलग होती. जो लोग छोड़ छोड़ के गए, जैसे प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव गए, कुमार विश्वास गए, जो कुमार विश्वास तो उनके लिए बहुत कुछ लिखते भी हैं, ये लोग क्यों गए? वो दौर क्या था, आपको याद आता है? और आप में से किसी ने कहा कि ये क्या हो रहा बॉस, ये लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए? नहीं, देखिए सभी ने कहा एंड मैं तो उन तीनों की बहुत इज्जत करती हूँ. प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी ने अरविंद केजरीवाल जी को मतलब जब मैं भी नहीं थी उससे पहले से फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, हर प्रकार का सपोर्ट करा है. और कुमार विश्वास जी ने भी फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, हर प्रकार का सपोर्ट करा है. तो तीनों ने सपोर्ट करा है एंड पूरा काडर उन तीनों के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन वही है कि जिस दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को आप पे गुस्सा आ जाता है, बस उसके बाद आपका फिर वहाँ से करियर ख़त्म. उसके बाद आप कुछ अपने आप बन गए तो बन गए, अदरवाइज अरविंद केजरीवाल जी विल मेक श्योर दैट योर करियर इज ओवर. तो आपको ध्यान है कि कुमार विश्वास के साथ क्या अनबन हुई? कई लोग कहते हैं केजरीवाल को लग रहा था कि कुमार विश्वास पार्टी में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कद हो रहा है, इसलिए उनसे अनबन हुई. हाँ, ये तो एक अरविंद केजरीवाल जी के अंदर इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर कोई एंड कुमार विश्वास जी एक अच्छे वक्ता हैं और मुझे समझ नहीं आया और मुझे तब भी समझ नहीं आया और मुझे आज भी नहीं समझ आता कि उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया. आप किसी और पार्टी के 2 लोगों को बस ले आते हैं कुछ और उस समय तो यही था कि भाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्यों लेकर आए, बट पॉइंट ये है कि आप किसी और पार्टी के 2 लोगों को जिनको कोई नहीं जानता, उनको आप ले आते हो, उनको आप राज्यसभा का टिकट दे देते हो और जो आपके साथ जिन लोगों ने संघर्ष करा जब आप कोई नहीं थे, तब से वो आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अगर इग्नोर किया जाएगा तो आवाज़ें तो उठेंगी. एंड जिस तरीके से प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को धक्के मार के, घूंसे मार के मतलब उस मीटिंग से भगाया गया और उसके बाद से अगर आप मेरा मतलब आना जाना भी देखेंगे तो मेरी मतलब काफ़ी कम था. देखिए, काम के लिए मैं ज़िंदा हूँ. आई एम अ वर्कaholic. मुझे सिर्फ काम समझ में आता है और मेरे कंधे पे उस वक्त दिल्ली की ना सिर्फ 1 करोड़ महिलाओं का भार था, बल्कि पूरे देश में दिल्ली महिला आयोग का नाम था. सर, हमारे पास पूरे देश से कंप्लेंट्स आती थी.
तो मैं तो सिर्फ एक अर्जुन की आंख लेके चल रही थी कि भाई मुझे महिलाओं के लिए काम करना है। तो मैं अपना काम कर रही थी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो रात रात भर जीबी रोड से लड़कियों को रेस्क्यू करना हो, चाहे वो अनशन पे क्यों ना बैठना हो। मैंने वो सारे काम करे जो मुझे लगा कि देश की महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं। सरकार ने माना भी, देश में कानून की भी परिवर्तन हुआ, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी जाएगी, कानून भी लेकर आया गया। तो सर मैं ये मानती हूँ कि सच्चे मन से अगर आप काम करो तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो मैं तो बस सर काम करने के लिए थी, काम करने के लिए हूँ। आज भी मैं ये काम कर रही हूँ। लोग मुझे ये कहते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ तो आप इनके चीज़ें एक्सपोज़ कर रहे हो। बट सर मुझे नहीं लगता, अगर ये इंसिडेंट नहीं भी होता तब भी आप मेरा यही रवैया देख रहे होते। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत कम लोगों को एक्चुअली सेवा करने का मौका मिलता है, एंड आई थिंक पब्लिक सर्विस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेवा अगर आप करना चाहो तो। देखिए, इसलिए इतना तो है कि आप जब ये बातें बोलेंगी, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आपको पार्टी में इस तरह की चीज़ हो गई, इसलिए आप अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही हैं। लेकिन अब आपका पक्ष जो हम सुन रहे हैं, वो मैं लोगों पे फैसला छोड़ता हूँ कि वो उसको कैसे मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। आशुतोष के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनको भी राज्यसभा की सीट नहीं मिली, इसलिए वो नाराज़ होके वापस मतलब छोड़ दी पार्टी। आई थिंक सो, बट उनसे मेरा कोई इतना ज़्यादा बातचीत नहीं है, तो आई डोंट वांट टू बीच कमेंट ऑन में दैट। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब बड़ी खबर उड़ी कि आप और राघव चड्ढा दोनों पार्टी छोड़ने वाले हैं। राघव चड्ढा के लिए भी कहा गया कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। आप भी आज भी आम आदमी पार्टी में हैं, वो भी आम आदमी पार्टी में है। वो हुआ क्या था? आप लोगों से बीजेपी ने अप्रोच किया था आप लोगों को? क्या हुआ था दरअसल? सर बीजेपी क्यों अप्रोच करेगी? मैं यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन हूँ, एंड आम आदमी पार्टी की हूँ, और अभी काफ़ी कम एज है मेरी, और अभी अभी एमपी बनी हूँ। तो भाई बीजेपी मेरे को क्यों अप्रोच करेगी? अगर बीजेपी को अप्रोच करना था तो पहले ही अप्रोच करके पहले ही कुछ हो गया होता। लेकिन आप लोग दोनों विदेश क्यों चले गए? मतलब ये कहा गया कि आप जी। लोग भाग गए हैं नहीं सर, छोड़कर। मैं कहाँ भागने वाली हूँ। जो लड़की मरने से नहीं डरती, मणिपुर में सर दंगे चल रहे थे, यहाँ से मेरा तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, अपने पैसों से टिकट करवा के वहाँ पहुँची। वहाँ तो कोई मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब जो जितनी भी जिनकी भी मैं मदद कर पाई, मैंने मदद करने की कोशिश करी, उन लड़कियों से भी मिलने की कोशिश करी, मैं मिली वहाँ पे। तो जो लड़की मरने से नहीं डर रही, वो लड़की किस बात से डर जाएगी या क्यों भाग जाएगी? मैं तो सर 2006 से ज़मीन पे काम कर रही हूँ। ये जीबी रोड में ये जाके दिखाएं ना, आज तक गए हैं क्या रात में? जाके दिखाएं एक बार। रात के अंदर जीबी रोड में गई, जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे अपने घर में छुप के बैठे थे। अरविंद केजरीवाल कायर हैं, ये इनके अंदर हिम्मत है क्या? इनसे तो कहीं कम से कम ज़्यादा ही हिम्मत है मेरे अंदर। वहाँ पे राइट के एरियाज़ में गई। तो आप तो मेरा पूरा करिए। इनके पास तो Z+ सिक्योरिटी है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। नहीं, लेकिन इनका मतलब लोगों को ये लगा कि जब अरविंद केजरीवाल अपने सबसे मुश्किल वक्त में थे, जेल जा रहे थे, तो आप और राघव चड्ढा जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, वो दोनों उनके पास नहीं थे और शायद इसलिए भी वो नाराज़ हुए आप लोगों से। सर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कहना कि वो अपने सबसे मुश्किल वक़्त में थे। भाई तो लिकर स्कैम करोगे तो अरेस्ट तो होगे ही। इसमें क्या 2 राहें हैं? स्कैम ही क्यों कर रहे हो? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर उसमें मेरी बहन 15 साल से यूएस में रहती है। सगी बहन है मेरी, एक ही बहन है, और उसकी तबीयत काफ़ी सालों से, कुछ सालों से ख़राब है, और मैं कभी जा ही नहीं पा रही। मैं जब जाती हूँ, अगर गई तो 2 दिन के अंदर-अंदर वापस आना पड़ जाता है। कभी कोई रेप केस हो गया, कभी कोई समस्या हो गई। 9 साल से मैं अपनी सगी बहन, जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उससे मैं कभी शांति से बैठ के अपना सुख-दुःख नहीं बाँट पाई, और वो अकेली रहती है वहाँ पे। तो उसका एक दिन मेरे पास कॉल आया और वो रोने लगी, और वो कहती है कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में भी कोई लड़की को समस्या होगी ना, और वो तेरे को कॉल करेगी, तो तू भागी-भागी जाएगी, और तेरी अपनी सगी बहन, तेरी छोटी बहन को प्रॉब्लम है और वो तेरे को बुलाती रहती है और तू नहीं आती। तो सर मैं काफ़ी, मेरा मतलब एकदम, मतलब आई फेल्ट वेरी अपसेट, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत दुआएँ कमाई हैं, लेकिन आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, आपको उनके लिए भी तो खड़ा होना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप काहे के सोशल वर्कर। सो आई वेंट एंड मेट everybody in the party and I said that look, and everyone knows my sister, so I said she's not well, is it okay if I go? हार्वर्ड की एक कॉन्फ्रेंस भी थी, तो मैंने कहा कि वो भी कर लूँगी, इससे भी मिल लूँगी। सो सबने बोला हाँ जाओ।
अब मैं वहाँ गई सर, तो जिस समय ये अरेस्ट हुए बाई चांस उसी समय अरेस्ट हो गए, मतलब मैं जब पहुंची हूँ वहाँ पे उनके 15 दिन के अंदर अंदर ये अरेस्ट हो गए। तो एक तो ये गलत है कि भाई अरेस्ट हुए उसके बाद गई, मैं तो ऑलरेडी अमेरिका में थी। दूसरी बात, जब मैं वहाँ पे सर मतलब अरेस्ट हुए मैं आने को हुई तो मेरी बहन को कोविड हो गया, तो अब उसको कोविड, उसके हस्बैंड को कोविड, तो अब उनको संभालूं, वापस आऊं, उसमें क्वारंटीन भी करना पड़ गया। तो सर उसमें बस मुश्किल से 7-8 डेज का गैप हुआ। तो जो लड़की आपके साथ 18 साल से संघर्ष कर रही है उसमें क्या मतलब हो जाएगा। और ये जो अखबारों में छपी हैं ये इन्हीं लोगों ने छपवाई हैं, इन्हीं के अपने लोकल जो लोग हैं वही छपवाते हैं। बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग है, नहीं तो कोई क्यों छपवाएगा। और अगर बीजेपी अप्रोच कर रही होगी तो बीजेपी छपवाएगी। मतलब कौन छपवा रहा है ये कहानियाँ कि इस तरीके से कि कुछ हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली इनके अपने लोग ही छपवा रहे हैं जिनको आपसे इनसिक्योरिटी है। अरविंद केजरीवाल की टीम में जो लोग हैं, जी खास करके मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों की भूमिका क्या है? सर, भूमिका जब आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करते हो तो काफ़ी हद तक हाँ में हाँ मिलाने की होती है। जो हाँ में हाँ नहीं मिलाते उनका हाल हमारे जैसा होता है, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ होता है। आतिशी मारलेना जी मेरी अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल एक ज़ीरो परफॉर्मेंस मिनिस्टर रही हैं और ज़ीरो परफॉर्मेंस चीफ मिनिस्टर रही हैं। अगर आप देखें आज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, आई इनवाइट यू, कालका जी में आप आइए, सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है कि अंदर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, अंदर कोई मतलब फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, और वो तो छोड़ दीजिए स्कूटी नहीं चल पा रही, लोग गिर रहे हैं। एंड शी हैज़ बिन द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। पानी गंदा आ रहा है, शी हैज़ बिन द वाटर मिनिस्टर। तो अरविंद केजरीवाल जी को ना ऐसे लोग पसंद हैं जो उनकी लिखी हुई जो झूठ की स्क्रिप्ट होती है वो एज इट इज़ बिना दाएं बाएं करे सुबह सुबह जाके 11 बजे एयर कंडीशनड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और वो हंस हंस के वो स्क्रिप्ट पढ़ दें। क्योंकि ऐसे ज़ीरो परफॉर्मेंस मिनिस्टर को, जबकि उनके सीनियर्स हैं वहाँ पे, सौरभ इज़ अ 2 टाइम MLA, मनीष जी तो बहुत ही सीनियर हैं, उनको छोड़ के आतिशी मारलेना जी को मुख्यमंत्री बनाना का तो साफ यही मतलब है कि अरविंद जी को बस वो जो झूठ सुबह सुबह बोलने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री पसंद है, मुख्यमंत्री पसंद है, काम करने वाले नहीं। आतिशी पहले तो इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतना इतना कद उनका बड़ा नहीं था। जब हो रहा था कि कौन सीएम बनेगा तो भी बहुत ज़्यादा उनके नाम की चर्चा उतनी नहीं हो रही थी। अचानक वो कैसे इतनी पावरफुल पार्टी में हुई? जी, इतना तो मुझे नहीं पता। शी इज़ अ वुमन एंड आई मीन आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड बट ये ज़रूर है कि पार्टी में उस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है। सी MLAs वर नॉट कंसल्टेड कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने आज डिसाइड किया कि अच्छा हाँ मेरे को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन मेरे को टेम्प्रेरी CM चाहिए, मुझे कोई एक ऐसा CM चाहिए जो पपेट CM हो। तो मैं किससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम झूठ बुलवा पाऊँगा, मैं किससे सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा पाऊँगा। बिकॉज अगर आप देखें तो आतिशी मारलेना जी ओवर द पास्ट 2 years शी मस्ट हैव डन ओवर 250 प्रेस आप कॉन्फ्रेंसेस। उनको आतिशी मार लेना क्यों कह रही हैं बार-बार? वो अपने ही नाम में मार लेना हटा चुकी हैं। ऑफिशियली तो नहीं हटाया है, अच्छा, नहीं हटाया। ऑफिशियली तो नहीं हटाया है। तो अब वो तो बिल्कुल, बिकॉज वो इतने सालों से आतिशी मारलेना जी हैं, तो वो तो आतिशी मारलेना जी ही निकलता है मुंह से। इट्स नॉट आउट ऑफ एनी। आपके उनके संबंध कैसे थे आतिशी के साथ? जी, एक्चुअली वो बहुत लेट उनका जॉइनिंग हुई है और मैं बहुत पहले थी, तो हमारी कभी बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं रही और मुझे लगता है हमारे थोड़े विचार भी कम मिलते हैं। बट एज वुमेन वी हैव मतलब आई हैव ट्राइड टू सपोर्ट एवरीबडी। ये जो आरोप है कि आतिशी के मदर फादर ने अफजल गुरु की फांसी रोकने को लेकर अपील की थी, ये सही है क्या? सर बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता है, पूरी पार्टी को पता है, देश को पता है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आप खुद सोचिए कि अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, जिसने जो इस देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हुए, हमारे पार्लियामेंट का स्टाफ शहीद हुआ, मतलब जिसके नाम लो तो खून खौल जाता है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए आतिशी मारलेना जी के पेरेंट्स ने, दोनों मदर एंड फादर ने, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मर्सी पिटिशंस पे मर्सी पिटिशंस उन लोगों ने फाइल करी हैं राष्ट्रपति जी के पास कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। सैयद गिलानी
जिनका भी रोल था पार्लियामेंट पे अटैक में, उनके साथ बैठकर आतिशी मारलेना जी की मदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें एंटी नेशनल स्लोगन्स लगे। तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। सो इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन एनीवन, आई एम जस्ट रेजिंग एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विच आई थिंक, बिकॉज शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आई थिंक एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में किसको सीरियस कॉम्पिटिटर मानते हैं? आप तो कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ वो नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत अग्रेसिव होते हैं, फिर एकदम से नरेंद्र मोदी को टारगेट करना छोड़ देते हैं। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या चैलेंज किसको मानते हैं वो? सर, जाहिर सी बात है कि दोनों ही प्राइम मिनिस्टर को वो ऐसे देखते हैं और राहुल गांधी जी को भी, तो वो दोनों से ही उनका मनमुटाव रहता है। अब वो आज किस पे गाज गिरेगी वो तो वही जानते हैं, वो तो उनके ऊपर होता है, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है यार। तो बीच में तो ऐसा लग रहा था राहुल गांधी से दोस्ती चल रही है। सर, कह नहीं सकते, मतलब ये किस तरीके की दोस्ती है जो इतनी सी मोमेंट में दुश्मनी में बदल जाती है। तो कभी दोस्ती कभी दुश्मनी चुन लो ना एक बार। मतलब जब इन्हें प्यार आता है तो कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, जब इन्हें गुस्सा आता है तो कांग्रेस से बुरा कुछ कोई नहीं, राहुल गांधी से बुरा कोई नहीं। तो ये इस तरीके की बदले की भावना की राजनीति, और मतलब बहुत ही इमेच्योर राजनीति है। एक रूठे हुए बच्चे की तरह थोड़ी ना हमें हर समय व्यवहार करना चाहिए। मोटे तौर पे आप जो कह रही हैं उससे समझ ही आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये समझ लिया कि भाई फाइलें साइन करने से, काम कराने से वोट नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज़ें करो जिससे वोट मिले। तो ये जो 2100 रुपए वाली योजना है, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि भाई पंजाब में भी आपने कहा था वहाँ तो पैसा दिया नहीं, तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतेंगे तो आपको उम्मीद है कि महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा? सर, सवाल उठते हैं, और ये वही सवाल हैं क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ, ग्राउंड पे जा रही हूँ, और मैं भी आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ। तो मेरे को तो महिलाएं पकड़ पकड़ के सवाल पूछ रही हैं, तो जो सवाल वो मुझसे पूछ रही हैं मैं आपको के सामने समक्ष रख सकती हूँ। सबसे पहला तो यही सवाल उठता है कि भाई पंजाब में आपने प्रॉमिस किया था 2021 में आप 1000 रुपये हर महिला को हर महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। एक तरीके से आप 36,000 हर पंजाबी महिला का खा चुके हैं। इसी तरीके से दिल्ली में बजट में इस साल प्रोविजंस हुए हैं कि हर महिला, दिल्ली की महिला को 1000 रुपये हर महीने देंगे। आपने एक फाइल तक नहीं मूव करी, तो फिर आप 1000 रुपये हर महिला का हर महीने खा गए, मतलब 12,000 रुपये आपने लॉस कर दिया हर दिल्ली की महिला को। तीसरा सवाल ये उठता है जो बहुत लेडीज पूछती हैं कि भाई तुम्हारी अभी सरकार तो है, तुम अनाउंस क्यों कर रहे हो, तुमने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा, विच इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, इसका कोई आंसर समझ नहीं आता। चौथा सवाल लोग ये पूछते हैं कि भाई पंजाब में तो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे अभी लॉन्च कर दो। अगर आप आज लॉन्च कर देते हो तो लोगों के मन में ये सुकून हो जाएगा ना कि ये फिर से कोई जुमला नहीं है, 101% ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो चीज़ तो मतलब चुनाव में जब इस तरीके से सिर्फ चुनाव के 3 महीने पहले आप ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करते हो कि अब ये दे देंगे जी फ्री, वो दे देंगे फ्री, तो लोगों के मन में एक चर्चा का विषय तो बनता ही है ना, डाउट तो होता ही है। And on top of it, you see, we are late. Already 9 governments in this country are already implementing it. Why didn't we implement it earlier? Why do we have to wait for 10 years and at the last moment we have to say कि चलो अब हम implement कर देते हैं? कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल ये चुनाव हारे तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स और उनकी पार्टी दोनों खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है पार्टी टूट जाएगी? मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि जो लीडरशिप है उसमें थोड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल टूट जाते हो तब आप फिर उभरते हो। तो ये कह देना कि सब ख़त्म हो जाएगा या कोई नष्ट हो जाएगा, आई थिंक इट इज़ प्रीमेच्योर, एंड आई थिंक लेट द पीपल ऑफ दिल्ली डिसाइड। एंड मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि दिल्ली की जनता सोच समझ के इस बार वोट देगी, और ऐसे लोगों को वोट देगी जो एक्चुअली काम करवा सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स शुड बी अबाउट गवर्नेंस, कि आप अच्छी गवर्नेंस दे सको। पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अबाउट ब्लेम गेम एंड इसने नहीं होने दिया, वो नहीं करने दिया। आई डोंट अग्री विद दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। आप ऑनेस्टली बताइए, आप दिल से चाहती हैं केजरीवाल हार जाए? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ। मैं कभी भी गुस्से में ऑपरेट नहीं करती। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे ना
तो अब वो इंसिडेंट मतलब है, मैं उसे लीगली फ़ाइट कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा पास्ट है। वो मेरा प्रेज़ेंट और मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। बिकॉज़ जिस दिन मैंने अपने पास्ट को अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर पे रूल करने दिया, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आई एम अ पर्सन हू इज़ वेरी पॉज़िटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव इन ग्रोथ माइंडसेट। आगे बढ़ना है, लोगों के लिए काम करना है। और हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ आदमियों को ये गुमान था कि ऐसे मार के भगाएँगे और ये ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, हमने इसे बनाया है। तो मुझे लगता है कि अपने काम से मैं वो गुमान तो ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ और आगे भी अ, अपने सक्सेस से लोगों को चुप कराऊँगी। कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी, उसके बाद आपकी राज्यसभा की सीट जाएगी। सर क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैंने शुरू करा था 2006 में, झुग्गी में रहती थी और वो जो झुग्गी में रही हूँ 7 साल, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 7 साल थे। मैंने जो सीखा है, मैंने जो ज़िंदगी जी है, अगर मैं उतना ज़मीन पे संघर्ष नहीं करती ना, तो आज जो आप मुझे देखते हो कि जा के सड़कों पे संघर्ष कर रही है, कल पूरा 3 ट्रक कूड़ा अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने डालकर आई, उनको जगाने के लिए कि देखो ज़रा कितना कूड़ा वही तो कह दिल्ली रहे हैं, में मैंने गली में। राज्यसभा की कुर्सी दी, ये मेरे यहाँ कूड़ा फेंक के जा रही है। सर वो कौन होते हैं कोई कुर्सी देने वाले? सबसे पहले तो ये किसी इंसान को गुमान नहीं करना चाहिए कि उसने किसी के लिए कुछ कर दिया। जो करवाने वाला होता है ना, वो भगवान होता है, नंबर 1। और नंबर 2 सर, ऐसा तो है नहीं कि मैं कल आई थी, परसों आई थी, पता नहीं खुश होके मुझे दे दिया। सर 18 साल से संघर्ष कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी तो फिर भी फ्रंट थे इस आंदोलन का, हम तो बैक पे संघर्ष करते आए हैं। हमें क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं। And I come from a good family. I could have done anything. I could have made a lot of money. I could have had a very lavish lifestyle. But I gave up everything and I've been working on the ground. और 9 साल में दिल्ली महिला आयोग में मैंने अपने काम से अपनी वर्थ प्रूव करी है और उस वर्थ की वजह से मुझे मेरी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। तो ये कुछ आदमियों को ना, एक औरत को लेके काफ़ी बार गुमान हो जाता है कि मैंने बनाया है, ये मैंने राज्यसभा सीट दी, मैं सब कुछ हूँ। तो ऐसा नहीं होता सर, किसी के बारे में भी किसी को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए और कोई किसी को बनाने वाला नहीं है और कोई किसी को नष्ट करने वाला नहीं है। अपना काम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। मैं तो हमेशा से अच्छे से करती आई हूँ, आगे भी अच्छे से करती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना इंसान बस एक ही चीज़ कमा सकता है और वो है दुआ। तो आप अपने काम से दुआएँ कमाओ, तो फिर चाहे पूरी कायनात लग जाए आपको मिटाने के लिए, पर फिर भी वो मिटा नहीं पाएँगे। आज दिल्ली इलेक्शन हो रहे हैं, आज चाहे अरविंद केजरीवाल जी ये स उन्होंने कितनी कोशिश नहीं कर ली हो मुझे तोड़ने की, मुझे डराने की, मुझे धमकाने की, मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करने की। बट टुडे आई एक्सिस्ट एंड आई वेरी मच एक्सिस्ट एंड आई थिंक दैट ही इज़ फोर्स्ड टू टेक नोटिस अगेन एंड अगेन ऑफ माई वर्क। लेकिन अगर वो आपको खत्म करना चाहते थे, तो उन्होंने आपकी राज्यसभा की कुर्सी क्यों नहीं ली? वो तो सर वो जाने कि वो इतना डरते क्यों हैं। मैं तो उनको खुला चैलेंज दे रही हूँ, हिम्मत है तो आओ, आपके साथ ही बैठ जाते हैं सर। आप लगाइए यहाँ पे कोई नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट लगाइए। मैं लाइव अपना नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। क्या अरविंद केजरीवाल जी में इतनी हिम्मत है? क्योंकि उन्होंने मुझे पिटवाया है, बताएं ना देश को कि क्यों पिटवाया। आ जाएं, सबके सामने बैठें। जब मेरा नाम लिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी बड़े डर जाते हैं। हम सब ने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही वाज आस्क्ड कि स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया, तो वो डर के माइक इधर उधर करने लग गए। आज तक वो मेरे बारे में ये नहीं बोलते कि क्यों पिटवाया। तो उनको इतना डरना नहीं चाहिए, थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और ये जो पीछे से वार करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो नहीं करनी चाहिए। सामने से करो जो करना है, आओ सामने बैठो। व्हाट आर द इश्यूज? तो आपसे क्यों डरते हैं? आप ऐसा क्या जानती हैं उनके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि सच से ना हर इंसान डरता है। उनको ये पता है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। उनको ये पता है कि उन्होंने गुस्से में उस दिन मुझे पिटवाया है और वो जो डर होता है ना, वो डर आपको अंदर से हिलाता है। दूसरी बात सर, उनको ये महसूस था, ये गुमान था अपने ऊपर, कौन है ये? उठवा के फेंकवा देंगे और क्या कर लेगी? एक लड़की मेरा क्या बिगाड़ देगी? बट जब एक लड़की सर सच्ची होती है ना, तो वो पूरी कायनात हिला देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही शायद केजरीवाल जी के साथ हुआ है। और दूसरी बात,
वो डर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो अगर नहीं डर रहे होते तो आप मुझे बताइए ना कि विभव कुमार को इतना क्यों प्रोटेक्ट करेगा कोई? हु इज़ विभव कुमार? व्हाट इज़ ही? ऐसे मामूली गुंडे तो देश में पता नहीं कितने घूम रहे हैं। ये छुटवैया गुंडों से एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन क्यों डर रहा है? तो वो इसीलिए डर रहा है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये बोल देगा कि स्वाति मालीवाल को मैंने पिटवाया। तो इसलिए ये जो इनका डर है, मैं तो इनको चैलेंज करती हूँ। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो आइए ना, आई एम रेडी फॉर अ नार्को टेस्ट, यू ऑल्सो कम। बट हिम्मत दिखाइए। ये जो आप शेर बनते हैं, बट एक्चुअली यू आर अ वेरी स्केर्ड मैन, यू आर अ कावर्ड, एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन। आपका वोट दिल्ली में है? जी बिल्कुल। आप इस बार केजरीवाल को वोट देंगी, आम आदमी पार्टी को वोट देंगी? जी, मैं अपने वोट काफ़ी सोच समझ कर दूंगी, और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की हूँ उनके सारे कैंडिडेट्स को भी मैं स्टडी करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वोट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट राइट, and it has to be exercised properly. So I am going to exercise my vote to the best of my ability. वोट से चोट। एक आखिरी प्रश्न जी। जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आएगा, जो लोग ये कहेंगे कि अरे स्वाति जो है ना वो केजरीवाल को बदनाम कर रही हैं, स्वाति ने सब झूठ बोला, स्वाति के पास सबूत क्या है जो वो क्लेम कर रही हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा उन्होंने बोला, या आप जो है आज केजरीवाल से चिढ़कर उनको बदनाम करने के लिए ये सब बोल रही हैं। वो ये सब तब विश्वास करते हैं जब आपने खुद अपनी आम आदमी पार्टी छोड़ दी होती या राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी होती, तब वो ये मानते। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? सर मैं क्यों छोड़ूं? अगर नहीं, मैंने कुछ आपकी गलत बातों पे वो भरोसा क्यों करें? नहीं, पहली बात तो सर मैं छोड़ूं क्यों? जो ये कहते हैं कि भाई मैं छोड़ दूं, मैं क्यों छोड़ूं? जब मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं इसलिए छोड़ूं कि मुझे पीटा गया। भाई मुझे पीटा गया तो मैं क्यों छोड़ूं? जिसने पीटा है वो छोड़े। मैं तो किसी हाल में अपनी पार्टी को नहीं छोड़ने वाली। मैं राज्यसभा में हूँ, यंगेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन हूँ, और मैं अपनी वर्थ राज्यसभा में प्रूफ करूंगी, और मुझे लगता है कि जो मेरा काम है मैं ऑलरेडी अपनी वर्थ प्रूफ कर रही हूँ। जहाँ तक ये सवाल है कि लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोल रही है, सर मैंने अनशन किया था, भूखी बैठी थी, एक बूंद मतलब बस पानी पिया, एक निवाला खाने का नहीं खाया। आई लॉस्ट 10 kgs ऑफ वेट, सिर्फ इसलिए कि देश में महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून हो। उस पर भी लोगों ने कहा कि ये तो ड्रामा कर रही है, राजनीति कर रही है। तो आप कुछ भी करते हो तो लोग कहते ही हैं, पर अगर आप मेरा करियर देखें या मेरा नेचर देखें, या अगर आप वो भी देखें कि जब मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ उसके बावजूद भी मैंने कितना संयम मेंटेन करा और सामने वालों ने क्या नहीं करा, मैं तो कभी कुछ गलत नहीं कहती। आज भी जो मैंने आपके साथ भी जो बात कही वो बिल्कुल जो मैंने बोला है एग्जैक्टली हुआ है, एंड आई एम रेडी फॉर अ नार्को टेस्ट। करवा लीजिए। आई मीन मैं कुछ भी ऊपर नीचे कर रही हूँ तो मेरे को फांसी चढ़ा देना। मैं किसी से नहीं डरती सर, क्योंकि मैंने कुछ गलत ही नहीं करा। जो इंसान गलत करता है वो डरे ना। भाई मेरे सामने तो जो हुआ मैंने आपको बता दिया। अब उसमें ये कहना कि ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, और पता है क्या होता है सर, झूठ की ना उम्र बहुत लिमिटेड होती है। आज नहीं तो कल सबके सामने वही सच आ जाएगा। आज नहीं तो कल, जैसे कुमार विश्वास जी भी तो यही बहुत सारी बातें बोलते थे, तो वो आज बहुत सारी चीज़ें जो वो बोलते थे वो सच हो रही हैं। प्रशांत भूषण जी ने जो बोला, शांति भूषण जी ने बोला, आज जनता के सामने वो सारी बातें। कोई पहले मान सकता था कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा जी, मैं बड़ा घर नहीं लूँगा जी, मैं गाड़ी नहीं लूँगा जी, वो शीश महल बना लेंगे? तो मतलब जब ये भी तो बिल्कुल अमाननीय बात है, कौन मान लेगा? मैं ही नहीं मान पाई। मैंने जब पहली बार देखा, आई वाज शॉक्ड, आई वाज शेल शॉक्ड, व्हाट द हेल हैज हैपेंड, मुझे समझ ही नहीं आया। तो पॉइंट ये है कि धीरे धीरे जब वो चीज़ें सामने आती हैं लोग मान जाते हैं। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो सच बोला है, जिसको कबूल करना है करे, नहीं करना मत करे। इट्स अ फ्री कंट्री। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आप बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक उदाहरण है। आप अपनी बात बहुत खुल के रखती हैं और क्या होगा इसकी परवाह नहीं करती हैं, जो कि कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की तरह है। बाकी मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि वो आपकी बातों पर क्या सोचते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि इस पॉडकास्ट में स्वाति ने जो कहा है उसको लेकर आपकी सोच क्या है और दिल्ली चुनावों को लेकर आपकी सोच क्या है। लेकिन स्वाति, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से जो लोगों के लिए काम कर रही हैं,
पार्टी में जो हुआ नहीं हुआ वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप जिस तरह से ग्राउंड पे जाके लोगों के लिए काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, वो आप जारी रखिए, भले 8 तारीख को नतीजे कुछ भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू सो मच सर, थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।